Hello everyone, I am Pritam Kumar, your English trainer. I am back with some new sessions of English grammar, which is very necessary for our spoken English. तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आखिर होता क्या है, उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग, और क्या क्या मेन चीज़ें हैं जिसके कारण हम लोग देख सकते हैं कि किसे सब्जेक्ट कहते हैं, किसे वर्ब कहते हैं और किसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्दर डिले। तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग तीन चीज़ों की मेन रिक्वायरमेंट होती है, उसके अलावा भी बहुत चीज़ें लगती है, लेकिन तीन मेन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने बोला कि सिर्फ इन तीन बेसिक चीज़ों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसके अलावा भी और सभी चीज़ें चाहिए होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हो, लेकिन इन तीन चीज़ों के साथ ही हम लोग एक परफेक्ट सेंटेंस बना सकते हैं, जिसका एक परफेक्ट ग्रामेटिकल मीनिंग होगा, जो परफेक्ट साउंड करेगा और जो परफेक्ट मीनिंग भी रखेगा। तो पहला है सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, सब्जेक्ट किसको कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। अगर किसी ने पूछा कि हाँ सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो हम लोग बचपन से एक डेफिनेशन पढ़े हुए हैं, जिसको कि हम लोग हिंदी में भी बोलते हैं, क्रिया के कर्ता को, क्रिया के करने वाले को हम लोग कर्ता कहते हैं। इंग्लिश में इसी डेफिनेशन को बोलते हैं द डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। बट कहीं ना कहीं ये डेफिनेशन सही तो है, लेकिन इनकम्प्लीट है। तो फर्दर डेफिनेशन इसकी अगर देखा जाए तो एडवांस लेवल पे इतना ही इसका डेफिनेशन आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकता है, एक लाइन में इसका आइडेंटिफिकेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसे और ब्रॉड लेवल पे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ब्रॉड लेवल पे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये देखते हैं किसको मेनली सब्जेक्ट बोला जाता है। अगर एक लाइन में पूछे हमसे कि सब्जेक्ट किसे बोला जाता है, तो एक लाइन में एक ही आंसर आएगा कि इस वर्ब के रिप्रेजेंट करने वाले को, क्या करने वाले को, रिप्रेजेंट करने वाले को, इस वर्ब को रिप्रेजेंट करने वाले को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इस वर्ब के को रिप्रेजेंट जो करता है उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे ही वर्ब अपना फॉर्म चेंज करता है, जैसे ही वर्ब अपनी आइडेंटिटी बदलता है, वैसे ही सब्जेक्ट वर्ब के साथ साथ अपनी आइडेंटिटी चेंज कर देता है। फिर से सुनिएगा, वर्ब को रिप्रेजेंट करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, जैसे ही वर्ब अपनी आइडेंटिटी को चेंज करता है। अभी बताने वाला हूँ कि आइडेंटिटी आखिर वो किस किस तरीके से चेंज करता है, क्या क्या आइडेंटिटी वो शो कर सकता है आपको। सो बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी विच इज शोन बाय द वर्ब। फर्स्ट वन इज एक्शन वर्ब, सेकेंड इज possession verb, and the last one is happening और stative verb। stative की जगह पर अगर हम state लिखे तो आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। ठीक है, तो verb तीन टाइप की आइडेंटिटी शो कर सकता है, एक एक्शन, एक पोजीशन और एक हैपनिंग। तो अब यहाँ से हम लोग सब्जेक्ट के डेफिनेशन को जान सकते हैं कि सब्जेक्ट आखिर कहते किसको है। पहला डेफिनेशन जो कि हम लोग बचपन से रखे हुए हैं, दैट वी हैव मेमोराइज्ड सिंस चाइल्डहुड, दैट द डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। व्हाट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सेकंड डेफिनेशन जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि पोजेशन को पजेस करने वाले को, क्या बोला मैंने, पोजेशन को पजेस करने वाले को भी सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू भी मैं बताऊंगा, पहले आप डेफिनेशन सुन लीजिए। पोजेशन को पजेस करने वाले को, इस पोजेशन को पजेस करने वाले को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। ये हुआ दूसरा डेफिनेशन। अब आते हैं तीसरे लाइन पे, हैपनिंग या स्टेट। हैपनिंग का हिंदी मतलब अगर देखा जाए तो होता है दैट किसी भी चीज का होना, और स्टेट का मतलब होता है अवस्था। when a verb defines that any state or shows any happening, so that time that verb is called happening or stative verb। जब कोई verb किसी अवस्था को या किसी चीज के होने को दिखाता है, तो उस समय उस वर्ब को हम लोग स्टेटिव वर्ब कहते हैं। तो उस स्टेटिव वर्ब को ही रिप्रेजेंट करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। स्टेटिव वर्ब को रिप्रेजेंट करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। तो एक बार फिर से शॉर्ट रिवाइज कर लेना है, किसे कहते हैं, वर्ब का रिप्रेजेंट करने वाले को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब जैसे ही अपनी आइडेंटिटी चेंज करेगा, वैसे ही सब्जेक्ट भी अपनी आइडेंटिटी चेंज करने वाला। जैसे ही वर्ब एक्शन वर्ब होगा, एक्शन के डूअर को हम लोग सब्जेक्ट कहेंगे। जैसे ही वर्ब पॉजेसिव वर्ब होगा, पोजेशन को पॉजेस करने वाले को हम लोग सब्जेक्ट कहेंगे। हैपनिंग वर्ब होगा, वैसे ही हम लोग इसे रिप्रेजेंट, हैपनिंग को रिप्रेजेंट करने वाले को सब्जेक्ट करने वाले हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, हमने सब्जेक्ट देखा किसे कहते हैं, वर्ब
क्या हो सकता है, क्या क्या फॉर्म्स में आ सकता है। अब बात आता है कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल और क्लियर लाइन में, एक लाइन में अगर बोला जाए, जितना सामने वाले को समझाने के लिए ज़रूरत है, तो हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ बोल सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि वर्ब को रिप्रेजेंट करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, वैसे वर्ब को एक्सप्लेन, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, वर्ब को जो एक्सप्लेन करे, वर्ब को जो एक्सप्लेन करे, वर्ब का जो फर्दर एक्सप्लेनेशन हो, वर्ब का जो फर्दर एक्सप्लेनेशन हो, उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब का फर्दर एक्सप्लेनेशन जो होता है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। और अगर देखा जाए ग्रामेटिकली कि ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब कुछ लोग कहेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स ही होते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा लिविंग थिंग्स होते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो। सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन गलत भी हो सकता है। हमेशा इस परसेप्शन में आप मत रहिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स ही होने वाले हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा लिविंग थिंग्स या पर्सन या पीपल होने वाले हैं। बिल्कुल भी ऐसा डेफिनेशन नहीं है। हाँ, एक चीज हो सकता है कि 95% केसेस में ऐसा हो सकता है, लेकिन बाकी के 5% केसेस में ऐसा नहीं हो सकता। तो वो डेफिनेशन कहीं ना कहीं 100% ट्रू नहीं हो सकती है। तो अब मैंने आप लोगों को ये बताया कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं। अब मेन चीज़ ये है जहाँ से हम लोगों ने क्वेश्चन शुरू किया था कि कैसे किसी सब्जेक्ट को एक सेंटेंस में आइडेंटिफाई करें और कैसे एक ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें कि हाँ इस सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इन्हें देखते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप लोग बहुत ही आसानी से जान सकते हैं कि सब्जेक्ट आखिर कहते किसको हैं और कैसे उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिना कुछ किए हुए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आई होप दिख रहा होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस देन यू मस्ट हैव टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम द वर्ब। दैट इज you have to ask two questions from the verb. The first for finding a subject. The first one question is who, either it will be what. If you want to know the subject of a sentence, then you should ask a question with the verb of that sentence to find its subject. That what is question first will be asked by the verb is what or either it will be who. Okay, examples के थ्रू मैं इन्हें बताऊंगा कि जब भी आप लोगों को किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचानना हो तो आप वर्ब से सवाल करिए हु और व्हाट। उसका जो रिप्लाई आने वाला है आपके क्वेश्चन करने के बाद वही हमारा सब्जेक्ट होने वाला है। ऑब्जेक्ट के लिए भी सेम पैटर्न है, बस थोड़ा सा चेंज है। अगर आप ऑब्जेक्ट को फाइंड करना चाहते हैं किसी भी वर्ब में तो इस वर्ब से, किसी भी सेंटेंस में, तो इस वर्ब से आप क्वेश्चन पूछिएगा whom और what। क्या पूछिएगा? अगर ऑब्जेक्ट पहचानना है तो whom और what पूछिएगा। तो यहीं से एक चीज़ जो मेनली हमेशा सही हो सकता है, जो मैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताना चाहता था कि अक्सर वो चीज़ हमेशा हो सकता है कि अगर जब भी आपको what का रिप्लाई मिले ना तो वो समझ लीजिएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। what का रिप्लाई जब भी किसी सेंटेंस में आपको मिले तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और अगर आपको whom का रिप्लाई मिले तो वो हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। So whenever you get the reply of question what, that time the object which you find is called direct object, and whenever you got the answer of that question whom, and the time when you get an object, that time that object is called indirect object. So basically ये questions देखा। अब कुछ examples देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा important है आपको समझाने के लिए, क्योंकि concepts से सिर्फ लिखा जा सकता है, उसे मेमोराइज किया जा सकता है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी हैं। सो लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू दिस थिंग्स। ओके, सो माय फर्स्ट एग्जाम्पल इज, मैं पहले सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना सिखाता हूँ, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा उन एग्जाम्पल्स के थ्रू। जैसा कि मैंने लिखा सी नोज मी। मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा सी नोज मी, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस लिखा मैंने। अब पहले
एक देख लेते हैं, उसके बाद फिर और फर्दर मैं क्वेश्चंस लिखने एग्जांपल्स लिखूंगा, उसके बाद एक एक करके हम देखने वाले हैं। पहले एक नंबर को समझ लेते हैं, उसके बाद और प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने लिखा सी नोज मी, तो हमें फाइंड करना है पहले सब्जेक्ट, कि इस सेंटेंस में जो हमारे पास दिया हुआ है इसमें सब्जेक्ट है कौन। क्योंकि अगर इंग्लिश बोलना है तो पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं। अगर कहीं ऐसा मैंने लिख दिया कि मी नोज सी, तो वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं रहेगी, तो हम तो उल्टा पुल्टा इंग्लिश बोल देंगे। तो ऐसा तो करना नहीं है, क्योंकि ग्रामर भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं हर बार ये बात बोलना चाहूँगा आप लोगों से। तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना कि आखिर सब्जेक्ट है कौन। तो मैंने सब्जेक्ट को पहचानने के लिए आप लोगों को क्या बताया कि जो वर्ब है आपके पास, गिवन वर्ब, उसे आप क्वेश्चन करिए कि हु नोज मी, हु नोज मी। बेसिकली अगर आपको पीपल को फाइंड करना हो तो हु क्वेश्चन करिएगा, और अगर अदर थिंग्स हो, ठीक है, तो आप व्हाट क्वेश्चन करिएगा। अगर अदर चीज हो, अगर पीपल को फाइंड करना हो, अगर दिया हुआ सब्जेक्ट अगर पीपल निकलने वाला है तो कहीं ना कहीं हम लोग हु क्वेश्चन पूछेंगे, और अदर थिंग्स होंगे तो उसके लिए व्हाट क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को पूछना, अगर दोनों क्वेश्चन पूछ करके देखते हैं, इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि हु का रिप्लाई कब मिलेगा और व्हाट का रिप्लाई कब मिलेगा। पहले हम लोग पूछ करके देखते हैं व्हाट नोज मी। इस वर्ब से अगर क्वेश्चन पूछा व्हाट नोज मी, जवाब आया क्या मुझे जानता है, कुछ भी जवाब नहीं आया। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे हु नोज मी, कौन मुझे जानता है, तो रिप्लाई आएगा सी नोज मी। क्या आएगा? सी नोज मी। कौन मुझे जानता है? सी जानता। तो ये उस हु का रिप्लाई है। हु अगर मैंने पूछा यहाँ क्वेश्चन से, अगर इस वर्ब से मैंने हु क्वेश्चन किया तो इसका रिप्लाई ये निकल के आया। और मैंने आपको बताया है कि जब भी वर्ब से हु क्वेश्चन करने पर जो भी रिप्लाई निकल के आएगा वो हमारा गिवन सब्जेक्ट होगा। ये हमेशा ट्रू ही होने वाला है, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। जैसा मैंने लिखा, अब हमारे एक टीम मेंबर का ही नाम लेते हैं, उनका नाम बहुत अच्छा है, नाम है मनीष। लिखते हैं मनीष टीचर्स मैथ्स। मनीष टीचर्स मैथ्स। तो यहाँ पे हमारा वर्ब कौन सा है? मैंने बताया टीच। कौन सा वर्ब है? एक्शन वर्ब है। कहीं क्योंकि पढ़ाना एक काम है, कोई पोजीशन नहीं है, कोई हैपनिंग नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्शन वर्ब है, और इस वर्ब से हम लोग पूछने वाले क्वेश्चन कि या तो व्हाट करने वाले क्वेश्चन या तो हु करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं हु व्हाट टीचर्स, क्या पढ़ाता है। तो साउंड कुछ अच्छा नहीं आ रहा, क्या पढ़ाता है। अगर हम इंसान के लिए पूछ रहे हैं, वो कोई चीज़ तो है नहीं, अदर थिंग तो है नहीं। तो मैंने बोला कि जब भी सेंटेंस में पीपल का रिप्लाई लेना हो तो प्रीफर करिए कि हु क्वेश्चन पूछें। तो हम लोग जब पूछेंगे हु टीचर्स, तो रिप्लाई आएगा मनीष टीचर्स। रिप्लाई आएगा मनीष टीचर्स। हमने इससे पूछा हु टीचर्स, रिप्लाई आया मनीष टीचर्स। तो इस से ये पता चल रहा है कि हु का जो रिप्लाई आया यहाँ पे हमारे इस गिवन सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है। मैं अभी छोटे छोटे सब एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, छोटे छोटे सेंटेंसेस ले रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर मैं बड़े बड़े एग्जाम्पल्स लूँ तो हर किसी को समझ में नहीं आने वाला है। क्योंकि बेसिक्स से शुरू करने का मतलब है क्या कि एक छोटे लेवल से शुरू करें। पहले मैं सब्जेक्ट बताऊँ, वर्ब बताऊँ, ऑब्जेक्ट बताऊँ, फिर धीरे धीरे। अगर मैं डायरेक्टली अभी अगर आपको सेशन दे दूँ कि हाँ व्हाट इज प्रीपोजिशन, तो किसी के समझ में नहीं आने वाला है। तो बेसिक से स्टार्ट करते, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसके बाद धीरे धीरे और बड़े एग्जाम्पल्स, जब आप अच्छे से बोलना सीख जाएंगे, आप ट्रेन करना सीख जाएंगे, तो और बड़े बड़े एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं हम लोग। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हु से रिलेटेड। उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगा कि व्हाट का रिप्लाई देने पर भी सब्जेक्ट हम लोगों को कैसे फाइंड होने वाला है। अगर मैं लिखता हूँ शी गिफ्टेड मी a blue shirt, मैंने लिखा she gifted me a blue shirt। तो
पे हमारा अगर देखा जाए तो इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है? गिफ्टेड। ये हमारे पास वर्ब है। तो सब्जेक्ट फाइंड करने के लिए क्या करना है? हु का क्वेश्चन पूछना है वर्ब से या फिर व्हाट पूछना है। तो हम लोगों को पता है अगर मैं यहाँ पे पूछता हूँ हु तो रिप्लाई आएगा सी गिफ्टेड। बट अगर मैं पूछता हूँ व्हाट गिफ्टेड, क्या गिफ्ट किया, क्या गिफ्ट किया, क्या गिफ्ट किया, तो कुछ साउंड इलॉजिकल सा साउंड आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि अगर रिप्लाई में क्या मिल रहा है। क्या वो कोई इंसान के रिप्लाई में हमें एक इंसान मिल रहा है, लेकिन पूछ रहा है क्या, वो कोई सामान तो है नहीं, कोई अदर थिंग्स तो है नहीं, पीपल है। तो हम लोगों को प्रॉपर्ली अगर एग्जैक्ट आंसर चाहिए सेटिस्फाइंग तो हम लोग पूछने वाले हैं कि हु गिफ्टेड। तो इस वर्ब से जब हम लोगों ने क्वेश्चन किया हु गिफ्टेड, जब हम लोगों ने क्वेश्चन किया हु गिफ्टेड तो रिप्लाई में क्या आया? शी गिफ्टेड। शी, हु का रिप्लाई जहाँ पे मिला हम लोगों को सी। तो यहाँ से ये पता चल गया कि इस सेंटेंस में जो गिवन सेंटेंस है इसमें जो सब्जेक्ट है हमारे पास ये सी है। कुछ एग्जांपल्स अब उस रिलेटेड देखते हैं जिसमें कि हम लोगों को ये पता चलने वाला है कि आखिर व्हाट का रिप्लाई कैसे आने वाला है। और सेकेंड थिंग कि सिर्फ लिख लेने से, सिर्फ सोच लेने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप सचमुच में चाहते कि मैं भी इंग्लिश सीखूं, मैं भी इंग्लिश बोलूं, तो you definitely have to practice by yourself, because the more you practice, the more you will get the benefits of your practice, and practice makes a man perfect. But I personally think that perfect practice makes a man perfect. So let's see some examples related to what. Okay, another example. English is very easy language. English is very easy language. Okay, so यहाँ पे मेरे पास एक verb के तौर पर है is, ये हमारे पास इस सेंटेंस का verb है। तो अगर हम लोगों को सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है तो इस verb से हम लोग क्वेश्चन पूछने वाले हैं who या फिर what। तो एक बार पहले हु पूछ के देखते हैं। हु इज वेरी इजी, रिप्लाई आएगा इंग्लिश। लेकिन हम लोग जानते हैं इंग्लिश के पर्सन तो है नहीं, पीपल तो है नहीं कि हम लोग हु पूछने वाले हैं। मैंने क्या बताया कि अगर अदर थिंग्स है पीपल को छोड़ करके तो हम लोग क्या पूछने वाले हैं? व्हाट। तो यहाँ पे हु क्वेश्चन पूछना गलत हो जाएगा, ठीक है। हम लोग पूछने वाले हैं व्हाट। जैसे हम लोग पूछेंगे कि व्हाट इज इजी, व्हाट इज वेरी इजी, तो रिप्लाई आएगा इंग्लिश इज वेरी इजी। यहाँ पे हम लोग को व्हाट का रिप्लाई मिला, और यहाँ पे मैंने बताया कि व्हाट का रिप्लाई या फिर हु का रिप्लाई जो भी मिले वो हमारा गिवन सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं लिखता हूँ दिस कार इज वेरी, दिस कार इज वेरी कॉस्टली, और या फिर एक्सपेंसिव लिखते हैं यहाँ पर हम लोग। एक्सपेंसिव का मतलब होता है बहुत महंगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन है दिस कार इज वेरी एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे अगर सेंटेंस में देखा जाए तो मेन सेंटेंस का वर्ब कौन सा है? इज। इस वर्ब से जब हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे सेम क्वेश्चन हु या व्हाट, तो रिप्लाई आएगा। अगर मैं पूछता हूँ हु इज वेरी एक्सपेंसिव तो कहीं ना कहीं आ रहा है दिस कार, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर तो मिल जा रहा है कहीं ना कहीं किसी सेंस में, लेकिन यहाँ पे ये पता चल रहा है कि हम लोग कार को लिविंग नहीं कंसिडर कर सकते। कार कोई पर्सन नहीं है, कार कोई पीपल नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग व्हाट पूछें तो रिप्लाई मिल रहा है और वो एक परफेक्ट सेंस भी कर रहा है। तो इससे अगर हम लोग पूछें कि व्हाट इज वेरी एक्सपेंसिव तो रिप्लाई आने वाला है दिस कार इज वेरी एक्सपेंसिव, दिस कार इज वेरी एक्सपेंसिव। तो इससे जो क्वेश्चन पूछेंगे हम लोग व्हाट का रिप्लाई बनने वाला है ये दिस कार। इस सेंटेंस गिवन सेंटेंस में ये दिस कार जो है ये सब्जेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना सीख गए होंगे। अब मैं कुछ एग्जांपल्स देने वाला हूँ जिसमें आप लोगों को ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने सिखाऊंगा। मैं जान रहा हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है, लेकिन अगर मैं दूसरे वीडियो में इसे आपको कट आउट करके दिखाऊंगा ना
तो आपका कहीं ना कहीं एक रिदम टूट जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक ही वीडियो में जितना हो सके उतना समझा दूँ, ताकि आपके माइंड में एक ये चीज़ घुस जाए कि हाँ सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। क्योंकि अगर अलग अलग वीडियो को बाय पार्ट करके दिखाया जाए तो फिर कहीं ना कहीं सब्जेक्ट को पहचानना सीख जाओगे, फिर ऑब्जेक्ट को भूल जाओगे। तो इससे अच्छा है कि एक ही वीडियो में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। मैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस लिखूंगा जिसमें कि मैं आसानी से आप लोगों को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी दिखा सकूं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी सिखा सकूं। ठीक है, मैं एग्जांपल्स लिखता हूं। सो he brings he brings me a he brings me a gift। he brings me क्या लिखें बढ़िया एग्जाम्पल। he brings me, एक मिनट रुक जाए, he gifted लिखता हूँ। आजकल गिफ्ट देने का बहुत शौक चल रहा है। he gifted me a very मुझे क्रिकेट का बहुत शौक है, तो वेरी एक्सपेंसिव बॉल। ठीक है, ही गिफ्टेड मी अ वेरी एक्सपेंसिव बॉल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले ये देख लें कि सब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ही गिफ्टेड, तो गिफ्टेड यहाँ पे हम लोगों के पास मेन वर्ब है। इस वर्ब से अगर हम लोग पूछते हैं हु, रिप्लाई आएगा ही। तो इस गिवन सेंटेंस में हमारे पास ये हो गया सब्जेक्ट, हु का रिप्लाई सब्जेक्ट बन गया। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, उसमें भी उसके बाद मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो इन ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या मैंने कहा कि सब गिवन वर्ब से दो क्वेश्चंस पूछिए, या तो हु, हुम या फिर व्हाट, और दोनों का जो रिप्लाई मिले वही हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होने वाले हैं। हुम का रिप्लाई मिले तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अगर व्हाट का रिप्लाई मिले तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पूछते हैं गिफ्ट से कि गिफ्टेड हुम, गिफ्टेड हुम, गिफ्ट किसको किया, किसको किया, तो रिप्लाई आया मी को किया, मुझे। गिफ्टेड हुम, गिफ्टेड हुम, तो रिप्लाई आया मी को। तो ये बना है हमारे पास हुम का रिप्लाई। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और वो भी कौन सा ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आईओ का मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि इस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है जो डायरेक्टली वर्ब से रिलेटेड होने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं इसी वर्ब से। गिफ्टेड हुम का रिप्लाई मिल गया तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। गिफ्टेड व्हाट समझ के देखते हैं, गिफ्टेड व्हाट, तो रिप्लाई आएगा बॉल, गिफ्टेड बॉल, गिफ्टेड बॉल। ये हमारे पास आ गया व्हाट का रिप्लाई। और बाकी जो ये हमारे पास है इतना लंबा सा, ये नाउन नहीं है। अक्सर एक बात का ध्यान रखिएगा, अगली क्लास में मैं बताऊंगा फर्दर आने वाली क्लासेस में कि सब्जेक्ट का काम कौन कर सकता है, ऑब्जेक्ट का काम कौन कर सकता है। अगर एक लाइन में बोलूँ तो सब्जेक्ट का काम या तो नाउन या तो प्रोनाउन करेगा, और ऑब्जेक्ट का भी काम या तो नाउन या तो प्रोनाउन ही बनने वाला है। और बाकी जो ये सब आप खरपतवार देख रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं इस बॉल जो कि एक नाउन है, इसके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ये सब यहाँ पर इसकी एडजेक्टिव्स बनने वाले हैं। ठीक है, ये आर्टिकल है ए, एडवर्ब, एक्सपेंसिव अपने आप में एक एडजेक्टिव है, और ये सब मिल करके इस बॉल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इसीलिए। ठीक है, आगे क्लासेस में वो इंपॉर्टेंट है, आगे की बातें मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना सिखाता हूँ आप लोगों को। तो हुम का रिप्लाई जो भी आया वो बन गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और व्हाट का रिप्लाई जो भी आया वो बन जाएगा हमारे पास क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। एक दो एग्जांपल्स और मैं लिख देता हूं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि आप लोगों ने कितना समझा। मैं कुछ एग्जांपल्स बोर्ड पे लिख करके आप लोगों के लिए देने वाला भी हूं, जिसमें कि आप लोगों को कमेंट में लिख करके बताना है उसमें सब्जेक्ट कौन सा है, मेन वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने लिखा माय
ग्रैंड मदर told me a very scary story। होता है ना, बचपन में हमारी दादी हम लोगों को बहुत सारे भूतों वाली कहानियाँ, बहुत सारे परियों वाली कहानियाँ सुनाती है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी अ वेरी स्कैरी स्टोरी। तो यहाँ पे आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि मेन वर्ब कौन सा है। तो डेफिनेटली पता चला कि वर्ब हम लोग देखते आए हैं कहीं ना कहीं। अगर आपको नहीं पता तो मैं अगले क्लासेस में ये भी बताऊंगा कि वर्ब क्या होता है, वर्ब कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेन वर्ब का काम क्या कर रहा है, ये टोल्ड। इस पूरे सेंटेंस में यहाँ पे यही वर्ब है, गिवन वर्ब हमारे पास। सब्जेक्ट पहचानने के लिए मैंने क्या बताया, आप लोगों को वर्ब से क्वेश्चन पूछना है, हु या फिर व्हाट। तो मैंने इस टोल्ड से पूछा व्हाट टोल्ड, क्या कहा। रिप्लाई आया कुछ नहीं। क्या कहा, कुछ भी नहीं, समझ में नहीं आ रहा है क्या कहा। सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या कहा का रिप्लाई नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिल रहा है। अगर मिलेगा भी क्या कहा, ग्रैंडमदर कहा, नो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो रिप्लाई नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ के देखते हैं, हु का, हु टोल्ड, किसने कहा, हु टोल्ड, किसने कहा। तो रिप्लाई आएगा ग्रैंडमदर, माय ग्रैंडमदर, हु टोल्ड, माय ग्रैंडमदर टोल्ड। तो इस गिवन सेंटेंस में ये हमारे पास हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब ऑब्जेक्ट के बारे में फाइंड आउट करना सीखते हैं कि ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस वर्ब से पूछे क्वेश्चन कि टोल्ड हुम, टोल्ड हुम, तो रिप्लाई आएगा मी, रिप्लाई आएगा मी। तो ये यहाँ पे हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया है, ठीक है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने का चीज ये पे है कि टोल्ड व्हाट, क्या टोल्ड व्हाट। डेफिनेटली इधर सुनिएगा, इधर इधर इधर, टोल्ड व्हाट, व्हाट का रिप्लाई क्या आएगा, स्टोरी। ये पूरा लंबा लाइन आएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने बताया कि हमेशा ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही बनते हैं। तो ये सब जो इतना बड़ा सा आपको दिखने वाला है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इस ऑब्जेक्ट की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ठीक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है इस ऑब्जेक्ट की। ये सब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेन ये है नाउन स्टोरी, ठीक है। ये हमारे पास नाउन है और ये नाउन ही जो है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये व्हाट का रिप्लाई बना है, क्योंकि ये व्हाट का रिप्लाई बना है, इसीलिए यहाँ पर ये स्टोरी जो है हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारा मी, क्योंकि ये हुम का रिप्लाई बना। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है स्टोरी, क्योंकि ये व्हाट का रिप्लाई बना। अब मैं कुछ सेंटेंसेस लिखने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा जा रहा है और सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, उसमें आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है और कौन वर्ब है। ओके, सो लेट्स सी। मैंने एक एग्जांपल लिखा, चलो 1 2 करके लिखता हूँ। पहला एग्जांपल, सुधा शोन रमन सुधा शोन रमन मार्वलस मूवी। देखना, मार्वलस मूवी लिखा है मैंने, मार्वल्स वाली मूवी नहीं पढ़ लेना इसे, ठीक है। आगे पहला, दूसरा, राम। ये हमारे लोगों का फेवरेट एग्जाम्पल है। जब भी हम लोग बचपन से देखते आए हैं कि किसी का भी एग्जाम्पल देना हो ना तो राम जरूर लिया जाता है, तो मैं भी सोचता हूँ राम को यूज कर लिया जाए, ठीक है। राम promised me to gift a pen. Ram promised me to gift a pen. Ram promised me to gift a pen. तीसरा एग्जाम्पल अगर मैं देखा तो लैंड। अक्सर हम लोग अपने दोस्त से बाइक मांगते हैं ना,
तो लिखते हैं रवि lends his bike to his friend. रवि lend his bike to his friend. ठीक है, इस तीसरे एग्जाम्पल को जरा ध्यान से सोच करके तब आंसर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। और वीडियो को लंबा नहीं ले जाने वाला हूँ, एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए कि मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिखे हैं। इन सभी को आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि कौन इसमें सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है। यू मस्ट हैव टू कमेंट दैट which part of this sentence is a subject, which is the verb, what is the verb in this subject sentence, and what is the direct and indirect object in these given sentences. And after that, in the next session we will discuss on the spoken part, and we will work on the spoken part and after the further videos our class will continue in alternative things. Okay, one day we will do grammar part and the second day we will do the प्रैक्टिस पार्ट और स्पोकन पार्ट। ओके, तो आप अपने दोस्तों को भी बताइएगा, अगर नहीं बताना है तो कहीं ना कहीं आप खुद में अपना भी नुकसान करने वाले हैं, क्योंकि स्पोकन का मतलब ये नहीं कि हम खुद से सीख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको सीखना है तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करना होगा। मैंने जैसा कि इंट्रोडक्शन क्लासेस में भी आप लोगों को बताया था कि इफ़ यू आर फेसिंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम व्हाइल स्पीकिंग, देन यू मस्ट comment in the video section or comment section. I will make you understand and I will help you out to solve your problem. Thank you for watching this video and we will meet very soon.